सर उधमपुर अभिवादन अभिवादन स्वीकार करिए हरबंश नागोके का। साथ साथ ही देवक नगरी जिला उधमपुर के वरिष्ठ संवाददाता पंजाब केसरी से 3 दशकों से जुड़े हुए हैं। आपके सामने हैं दीपक आनंद। आज हम बात करने जा रहे हैं, चूंकि आज तीसरे चरण का अंतिम चुनाव प्रचार का दिन है। पूरी ताकत शक्ति जो है बड़े बड़े नेताओं ने, आदरणीय प्रधानमंत्री से लेकर अलग अलग, और कांग्रेस जो समय पावरफुल होकर सामने नजर आ रही है, उसके एक से एक बड़े नेता चाहे राहुल जी, प्रियंका जी बहुत आ चुके हैं। और उधर कई क्षेत्रों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने भी धाक जमा के रखी। देवक नगरी की 4 विधानसभा की सीटें हैं। बड़ा दिलचस्प चुनाव हो गया है और ग्राउंड पर जो लंबे समय से उधमपुर में देवक नगरी में है दीपक आनंद, उनका स्वागत करते हुए दीपक आनंद जी, पहले आपके ओपनिंग कमेंट्स इन 4 विधानसभा की सीटों में जहां परसों चुनाव होने जा रहे, अभी तक की बनी स्थिति क्या है आपके? बहुत एक तो स्थानीय निवासी और लंबे समय से पत्रकारिता का अनुभव दर्शकों को बांटें। जी नमस्कार। हमारे उधमपुर विधानसभा क्षेत्र में 4 सीटें पड़ती हैं और चारों ही सीटों पर एक दिलचस्प मुकाबला है। उधमपुर में अंदर वेस्ट और ईस्ट में बहुत ही रोचक मुकाबले होने वाले हैं। सबसे पहले आपको वेस्ट की ओर ले जाना चाहता हूं, जहां पर कि एक हमारे जो भाजपा के पवन गुप्ता जी, जिनके पिताजी स्वर्गीय श्री लाला शिवचंद्र गुप्ता जी जो कि यहाँ के विधायक भी रहे हैं, और पवन गुप्ता जी भी 2014 में जब भाजपा ने उन्हें नकारा था तो उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और वो भारी मतों से जीते थे। और उसके बाद भाजपा ने उन्हें खुद ही एक मंत्री पद की शपथ दिलाई थी। और आज इतना, जब अभी पिछले यानी कि इसी वर्ष जब एमपी के चुनाव हुए तो उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा और उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को अच्छे मार्जिनों से अपने विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से उनको जिताया। उसी के चलते भाजपा ने एक बार फिर पवन गुप्ता को सीट दी है। और यहाँ पर जो मुकाबला है, पहले तो ये मुकाबला एक तरफा ही माना जा रहा था और आज भी अगर देखें तो मुकाबला एक तरफ ही माना जा रहा है कि पवन गुप्ता का वोट बैंक जो है वो काफी हाई ग्राफ में है। मगर कांग्रेस ने थोड़ी टिकटों में देरी होने के कारण वहां पर एक युवा सुमित मंगोत्रा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको मैदान में उतारा है, परंतु कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी शायद उन्हें खा रही है, जिसका लाभ जो है कि पवन गुप्ता का जो एक वोट बैंक है, जो एक वोट बैंक एक मोदी के नाम पर चलता है और एक पवन गुप्ता की अपने भी यहाँ पर एक है कि पवन गुप्ता एक ईमानदार और जुझारू नेता है। मगर दूसरी तरफ जो एक पंचायती क्षेत्र, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर एक निर्दलीय जो कि एक डीडीसी है जसबीर सिंह, वो भी एक कांटे की टक्कर के मुकाबले में है। यानी कि त्रिकोणीय मुकाबले में अगर हम देखें तो पवन गुप्ता के साथ में सुमित मंगोत्रा का मुकाबला है। और जैसे कि आज प्रचार का आखिरी दिन है और पूरी जो राजनीतिक लोग हैं अपनी ताकतें झोंक रहे हैं, वहीं पंचायती से जसबीर सिंह जो निर्दलीय उम्मीदवार वो भी आज स्टेडियम में, मिनी स्टेडियम में एक रैली करने जा रहे हैं, क्योंकि आज 5 बजे तक का ही समय है। दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और मंत्री रहे पूर्व सचिन पायलट, जो कि आज उधमपुर में 11 बजे एक चुनावी रैली को सुमित मंगोत्रा के पक्ष में करने वाले हैं। और उस समय ही यह मोड़ उभर कर सामने आएगा कि पलड़ा किसकी ओर भारी चलता है। इस समय जिस प्रकार से जो वेव चल रही है वह ये चल रही है कि पवन गुप्ता और सुमित मंगोत्रा के ऊपर ही टक्कर है। मगर पवन गुप्ता भी दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं। मगर लोगों की माने तो लोगों का कहना है कि पवन गुप्ता की टक्कर किसी से नहीं है। पवन गुप्ता स्वयं भी ये मान रहे हैं कि उनका मुकाबला किसी से नहीं है, परंतु कांग्रेस भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। दूसरी तरफ आगे दीपक जी अब दूसरी तरफ अगर हम चले जाएंगे रामनगर की ओर, तो रामनगर में एक ऐसा ही दिलचस्प मुकाबला है कि उसमें कुछ भी उतराव चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि आदित्य योगीनाथ जी भी रामनगर में आए थे। वहां भाजपा के सुनील भारद्वाज जी और कांग्रेस के जो पहले भाजपा में डीडी से थे मूलराज जी, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। और पैंथर्स पार्टी की डीडीसी अश्री देवी जो कि मैदान में है, इनका त्रिकोणीय मुकाबला है। और कल जिस प्रकार से
पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह द्वारा रामनगर में एक रैली की गई तो वहां पर विपक्षी पार्टियों के होश उड़ चुके हुए हैं। वहां पर सीट निकालना भाजपा के लिए एक टेढ़ी खीर के समान बना हुआ है, क्योंकि वहां पर जो एक वोट बैंक है वो एक अलग ही समीकरण देता है कि ये वोट बैंक किसकी ओर झुकाव करता है। क्योंकि 18 साल वहां पर हर्षदेव सिंह विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, लोगों के कार्य भी किए हैं, और अश्री देवी काफी मार्जिन से वहां पर डीडीसी बनी है। और वहीं दूसरी ओर अगर मूलराज की ओर देखा जाए तो वो भी काफी वोट तोड़ेंगे। और आज रामनगर में भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे वो भी 12 बजे करीब रामनगर में एक रैली करने वाले हैं। अब ये देखना है कि आज की अगर स्थिति झांक कर देखी जाए तो मुकाबला इन तीनों में है, मगर पैंथर्स का गढ़ माने जाने वाले रामनगर में अश्री देवी जो है अभी तक उभर कर सामने आ रही है। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कल डोर टू डोर क्या कैंपेनिंग होती है और पड़ रहा है किसकी वोट भारी होता है। वहीं अगर अब हम अगर जैसे ईस्ट भी होगी अपना आपको रामनगर चिनैनी में बहुत ही एक दोनों भाइयों की ईंट और कांटे की टक्कर है। एक तरफ पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह और दूसरी तरफ 2 बार विधायक रह चुके पैंथर्स पार्टी के बलवंत सिंह मनकोटिया और हर्षदेव सिंह जी दोनों ही पैंथर्स के दिग्गज नेता थे। और आज दोनों भाई अलग अलग, यानी कि पैंथर्स इंडिया का दामन जैसे अध्यक्ष बने हैं हर्षदेव सिंह जी, और बलवंत सिंह मनकोटिया ने भाजपा का दामन थाम लिया। और आज चनैनी के लोगों का यह भी है कि आज तक हमें चनैनी का कोई भी स्थानीय नेता नहीं मिला जो हमारी आवाज उठा सके। जो भी विधायक बना है वो बाहर से ही आया है, मगर जो मोदी का एक वोट बैंक है वो कुछ और हिसाब से है। परंतु अगर अंदरूनी की तरफ झांक कर देखा जाए तो पिछले 7 सालों से पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह ने पहाड़ों में और चिनानी घोड़ली में उनकी धर्मपत्नी ने वहां पर डेरा लगाया हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कि वहां पर भी इनकी लड़ाई 49 और 51 के बीच है। और वहीं आज ठीक 11 बजे चनैनी के बस स्टैंड पे हर्षदेव सिंह जी एक विशाल रैली करने वाले हैं। उसमें ही ये दिखाई देगा कि स्थिति कहां पर स्पष्ट होती है। अब ये 24 घंटे और 48 घंटे बड़े ही एक मतलब आगे की ओर देखें पीछे की ओर देखें, दोनों भाइयों के लिए आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति बनी हुई है। वहीं अगर आप जैसे कि आपको मैंने चनैनी का भी बता दिया, ईस्ट का भी अपना रामनगर का भी बता दिया, वेस्ट का, अब एक दिलचस्प मुकाबला जो है वो है ईस्ट का। ईस्ट में जिस प्रकार से वहां पर मुकाबला तीनों ही, जैसे कि हम देखें तीनों ही भाजपा के ही उम्मीदवार थे, यानी कि RS पठानिया पिछली बार विधायक रहे थे, वही पवन खजूरिया जो कि राष्ट्र में भी रहे हैं, भारत में भी रहे हैं, युवा मोर्चा के प्रधान रहे हैं, और अभी भी वो जम्मू कश्मीर राज्य के उप प्रधान थे, और 35 साल उन्होंने अपनी सेवा जो है भाजपा को दी। वही बलवंत सिंह जो कि ब्लॉक चेयरमैन थे, वह भी 30 वर्ष तक उन्होंने भाजपा की सेवा की, उनका भी ग्राफ अच्छा है, क्योंकि भाजपा द्वारा ना ही ग्रामीण स्तर पर उन्हें टिकट दी गई बलवंत सिंह को, और पवन खजूरिया को भी वहां से हटाया गया, और भाजपा के जो RS पठानिया है उन्हें ही उम्मीदवार बनाया गया है। और वहां पर अगर हम बलवंत सिंह की स्थिति को झांक कर देखा जाए तो वो गरनई लोटा के रहने वाले हैं। उनके अंतर्गत 47 पंचायतें बनती हैं और उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। 47 पंचायतों का वोट बैंक भी उनका अपना है। दूसरी तरफ मजालता बेल्ट में देखा जाए तो वो रामनगर के साथ बिल्कुल ही किनारे पर सटा हुआ है। वहां पर हर्षदेव का काफी होल्ड है और उन्होंने हर्षदेव पैंथर इंडिया की पार्टी से ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो वोट तोड़ेंगे वो भाजपा का ही तोड़ेंगे। दूसरी ओर जिस प्रकार से कल निर्दलीय उम्मीदवार जो भाजपा से निकले हुए पवन खजूरिया ने जो एक महारैली निकाली है, उससे विपक्षी पार्टियों को नींद तो उड़ चुके हैं। ज्ञात रहे कि 2002 में भी जब चुनावी बिगुल बजा था, उस समय भी पैंथर्स पार्टी के जो उस समय विधायक बने थे बलवंत सिंह मनकोटिया, उन्होंने भी ये रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया था और शक्ति प्रदर्शन उनकी झोली में गया था। और जिस प्रकार से कल यहां पर पवन खजूरिया द्वारा एक शक्ति प्रदर्शन किया गया है, उसमें कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि सीट जो है किसकी झोली में पड़ेगी, क्योंकि सीट जो वोट टूटेगा वो भाजपा का टूटेगा। और सूत्रों से मिली जो विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कि संघ द्वारा
कई बड़े नेताओं को ईस्ट के अंदर भेजा जा रहा है, क्योंकि भाजपा का कोई भी नेता ईस्ट में आरएस पठानिया के हक में प्रचार करने के लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि वह उन्हें पता है कि जिस प्रकार से पवन खजूरिया द्वारा जो एक महारैली का आयोजन किया गया है उससे उनके नींदें हराम हुई हुई हैं। परंतु संघ द्वारा घर घर जाकर ये एक लोगों को जागरूक किया जा रहा है और मोदी की जो स्कीमें हैं वो दी जा रही हैं। अब ये जो अगले ही 48 घंटे हैं ये ही फैसला करेंगे कि चारों सीटें किसकी झोली में जाती हैं। तो अगर आप कहें कि भाजपा को कोई सीटें निकालना आसान है तो मैं कहता हूं ये ईंट और कांटे की टक्कर है। दीपक, मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की और संतुष्टि भरी बात है कि लंबे पत्रकारिता के जीवन में आप जैसे जब साथी साथ हैं जो ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर की कहावत को भी याद करते हैं, और दूसरी बार उधमपुर के बारे में आपसे जो जानकारी ले रहा, क्योंकि पहले जो आपने मुझसे सीधा प्रसारण किया उसको सभी ने पसंद किया, तो इसीलिए आपको दोबारा तकलीफ दी। क्योंकि जैसे कहते हैं दीपक आनंद जो डाकिया होता है ना, चिट्ठी बंद होती है तो कहते हैं पुराना डाकिया लिफाफा देके मजबून भाप लेता है, इसके अंदर खुशी का खबर है या गमी की है। और आपने जो कहा, चारों ही विधानसभा का शानदार खाका खींचा है। और दीपक आनंद, आपको भी पता है अच्छी तरीके से, मुझे उधमपुर ने बहुत प्यार दिया, आप सभी ने प्यार दिया। वहां पर एक घटना हुई थी 90 के दशक में, आप प्रत्यक्ष गवाह हैं, तब मुझे उधमपुर वासियों ने, कह लीजिए, वो प्यार दिया मैं आज तक नहीं भूल सकता। एक घटना हुई थी, आपको पता है। अब दीपक आनंद, आपने चारों का जबरदस्त लेखा जो का साफ साफ किया। अब पुनः उसी बात पे आता हूं जहां पर पहले आपने उधमपुर वेस्ट की बात की। निस्संदेह जो आपने बताया कि पवन गुप्ता का चांसेस काफी अच्छे आपको ब्राइट नजर आ रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है कि पूरे जम्मू कश्मीर की पिछली 87 विधानसभा की सीटों में 2014 से जो बनी थी, दीपक आनंद मुझे बताना, कहीं मैं गलत हो रहा हूं तो मुझे ठीक कर देना, पवन गुप्ता के बारे में ये कहा जाता था उन्होंने एक रात भी जम्मू नहीं काटी। इंडिपेंडेंट से भाजपा को लज्जा आई, उन्होंने उनको हाथ वगैरह जोड़ के पार्टी में ले आए और मंत्री बना दिया। पिछले कार्यकाल में दीपक आनंद, मेरे पास खबर है, मैं मीडिया वाच देखता रहा, पवन गुप्ता ने एक भी रात जम्मू में नहीं काटी कि इमरजेंसी में हो, चाहे रात के 11 बजे हो, वो वापस उधमपुर अपने निर्वाचित क्षेत्र में जाते थे। और साथ ही साथ वो मंत्री भी थे, उन्होंने कोई सरकारी आवास नहीं लिया था। यहाँ तो आपको पता है कि जिन मंत्रियों ने सरकारी आवास लिए थे लंबे लंबे समय से अवैध रह रहे हैं, खैर कल हाईकोर्ट ने नोटिस दे दिया है। तो वो हमेशा अपने ग्राउंड पे रहे हैं। और कहा जाता है क्रिकेट में, जैसे दीपक बात होती, स्टे ऑन द विकेट यू गेट रन, ये एक पवन गुप्ता की खासियत है। इसमें मैं आपसे जानकारी चाहूंगा, जो पवन ने जो किया, जैसे आपने बताया पिछले लोकसभा के चुनाव में अगर सबसे ज्यादा वोट मिले किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, पवन गुप्ता के माध्यम से ही मिले डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। अब दो चीजें मुझे बताइएगा, क्योंकि बेबाक टिप्पणी करते हैं, जितना पवन गुप्ता ने, ठीक है वहां केंद्रीय गृह मंत्री गए और भी गए, जितना पवन गुप्ता ने पिछले लोकसभा के चुनाव में अपने नेताओं के उम्मीदवारों को काम किया, क्या उतने ही वही जो सांसद बन गए हैं और बन गए, उतनी ही तत्परता से, उतनी निष्ठा से उनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं? और इसके आगे बात फिर हम और बढ़ाएंगे। देखिए, जो आपने बात कही ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे 87 जो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक पवन गुप्ता ही मात्र ऐसे विधायक और मंत्री रहे हैं कि जिन्होंने ना ही कश्मीर में और ना ही जम्मू में अपना सरकारी आवास लिया। और आपके ही द्वारा, और हमने भी ये देखा कि 31 नेताओं को हाईकोर्ट का नोटिस दिया गया है, क्योंकि अभी सरकार का जो चुनाव होंगे, गठन होगा, तो उन्हें कहा गया है कि आप अपने मकान जो है खाली कीजिए। कई लोगों के बिजली के बकाया के बिल भी जो प्रकाशित हो चुके हैं, कईयों के स्टेट ऑफिस ने रेंट भी जारी कर दिए गए हैं, और मात्र यह एक पवन गुप्ता ही है। और ये सही बात है कि इनके द्वारे हमेशा खुले ही रहते हैं, और ये रात चाहे 12 बजे, चाहे 2 बजे या 1 बजे, ये रात जो है अपने घर में ही बिताते थे। हाँ, कि अगर स्टेट से, राज्य से बाहर जाएंगे तो वो तो निश्चित है कि बाहर उन्हें रुकना ही पड़ेगा, मगर जम्मू कश्मीर के अंदर रहकर अगर ये कश्मीर घाटी में भी रहे हैं तो रात को निकलकर सुबह फिर घाटी की ओर प्रस्थान करते थे। यह इनकी बहुत खासियत है। और जब ये
मंत्री थे, फाइनेंस मंत्री थे, तो मैं तो स्पष्ट बात करना चाहूंगा कि जब हसीब द्राबू जी थे तो ये अपने अनुसार काम करते थे। इन्होंने किसी भी गलत फाइलों पर साइन नहीं किए, जिस कारण इनको वो खटक रहे थे कि ऐसा नेता को हमने मंत्री क्यों बनाया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इनकी स्थिति पूर्ण रूप से स्पष्ट है। अब बात करते हैं पवन जी, आप ही के यहाँ बहुत जबरदस्त दीपक आनंद है। 2014 की चुनाव की बात करें तो पवन गुप्ता को टिकट नहीं दी गई, लोकप्रिय नेता थे, पवन खजूरिया को दी गई। तब ये निर्दलीय खड़े हुए और बहुत भारी मतों से जीते, वो आपके पास सारा रिकॉर्ड है। उधर जो ऑफिशियल कैंडिडेट पवन खजूरिया थे, भाजपा की टिकट कमल नहीं खिला सके। अब उल्टी गंगा हो गई है। अब पवन गुप्ता जी ऑफिशियल कैंडिडेट जम्मू उधमपुर वेस्ट से है और पवन खजूरिया जी इंडिपेंडेंट है, यानी कि अदला बदली हो गई है। आपका अनुभव लेना चाहूंगा और आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये जानना चाहूंगा दीपक आनंद, जिस तरीके से एक हवा पवन गुप्ता के फेवर में चली है, दूसरी तरफ पवन खजूरिया के भी चली है। हमें यह खबरें आ रही, आप ग्राउंड में बेहतर जानते हैं, हम तो जम्मू बैठे हैं, आपसे दूरी पर हैं। खबर यह है कि वहां पर चूंकि पवन खजूरिया जी एक बड़ा ही आदरणीय समाज, पंडित समुदाय से, ब्राह्मण समुदाय में है और इस विधानसभा के क्षेत्र में सबसे अधिक अगर वोटर हैं तो ब्राह्मण हैं। क्या ये सच है? लोगों को इस बात का बहुत आक्रोश था और लोगों ने पवन गुप्ता खजूरिया के घर जाकर कहा तुम खड़े हो, हम तुम्हें विजयी बनाएंगे। और चूंकि ब्राह्मण वोट ज्यादा है, ब्राह्मण को इग्नोर किया गया है। तो क्या अब जो अदला बदली हो रही है, क्या लगता है आपको, अगर निर्दलीय पवन खजूरिया जीतते हैं, भाजपा के ये जीतते हैं, दो पवन आ जाएंगे, इससे क्या सचमुच देवक नगरी उधमपुर को कुछ और ज्यादा विकास हो पाएगा, कुछ और ज्यादा उन्नति उधमपुर की होगी? सही कहा आपने कि 2014 में जो चुनाव हुए थे उस समय पवन गुप्ता को एक सिंपथी वोट जो है एक उन्हें दिया गया था और लोगों में ये था कि आज तक उन्हें 2 बार टिकट भी दिया गया, मगर वो भाजपा की तरफ से, उस समय स्वर्गीय लाला शिवचरण जी भी जिंदा थे, तो उन्हें भी काफी आघात लगा कि मेरा पुत्र जो है वो नहीं जीत सका। तो फिर जब भाजपा ने भी देखा, हाईकमान ने देखा कि हम एक दांव खेलते हैं कि पवन खजूरिया, क्योंकि अंदरूनी की अगर झांक कर देखा जाए तो पवन खजूरिया और पवन गुप्ता की आपस में तालमेल नहीं था, जिस कारण से ही, और पवन गुप्ता जो है वो राज्य स्तर के ऊपर रहे और पवन खजूरिया उनकी केंद्र में काफी अच्छी पकड़ थी, राजनेताओं के साथ अच्छा उठना बैठना था। कहीं भी, चाहे वो तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, जहां भी प्रचार के लिए बुलाया जाता था तो वो पवन खजूरिया को ही बुलाया जाता था। मगर इस बार जो ये हुआ है कि आखिरी समय तक, यानी कि टिकट देने से 2 दिन पहले तक यही था कि टिकट जो है पवन खजूरिया की है और उन्हें हाई कमांड से ये निर्देश भी दिए गए थे कि आप कैंपेनिंग शुरू कर दीजिए। अब आखिरी के 24 घंटों में क्या समीकरण बदले हैं, हाई कमांड से क्या आया है तो क्या नहीं, तो उनकी टिकट जो काट दी गई है। और बड़ी दिलचस्प बात है कि जब लोगों को पता चला तो लोगों में एक रोष सा पैदा हो गया और लोग उनके घरों में एकत्रित होना शुरू हो गए। परंतु उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कुछ नहीं, तो उन्होंने एक हॉल में एक कार्यक्रम रखा जहां पर कि काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। परंतु उस समय भी उन्होंने कहा कि मैंने 35 साल भाजपा में काम किया है और भाजपा मेरी मां है, मैं इसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूं। पर जनता का आक्रोश ऐसा था कि जनता नहीं मानी। वो आखिरी दम तक उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे 2 दिन का समय दिया जाए। परंतु जनता ने एक ठान ली कि अभी ही फैसला लेना होगा, नहीं तो हम भी आपके साथ नहीं है। रही बात जातिवाद की, आज के दिनों में अगर आप झांक कर देखा जाए, आप मेरे वरिष्ठ हैं, कि आजकल लोग पढ़े लिखे हैं, आजकल जाति धर्म पर कोई नहीं जाता है। अगर जाति धर्म पर देखकर देखा जाए कि ब्राह्मण, तो 66% वोट ब्राह्मणों का, अगर 66% वोट एक साइड हो जाए तो इन्हें चुनाव प्रचार करने की भी जरूरत नहीं है, सीट आसानी से निकल जाती है। दूसरा, आज भी जैसे पवन गुप्ता को सिंपथी वोट था, ऐसे ही पवन खजूरिया को सिंपथी वोट है। और बड़ी एक दिलचस्प बात है कि 2014 में इन्हें मशीन मिली थी और 2024 में इन्हें मशीन मिल गई है। अब ये मशीन कितनी आगे भागेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।
दीपक का जो संकेत मैंने कहा ना, वो डाकिया की मैंने एग्जांपल दी, संकेत कुछ नजर आ रहे हैं कि मशीन ही मशीन हो जाएगी, इधर से कमल खिलेगा उधर से वो। दीपक खजूरिया, अब हम आते हैं कैसे दिलचस्प सीट पर। चना ने जानी दुश्मन की शूटिंग भी हुई थी, तो तेरे हाथों में पहना के चूड़िया मौज बंजारा लेगा, बड़ा फेमस गाना हुआ था, एक से एक बड़े कलाकार थे। हालांकि चनैनी में बहुत एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर जो मुकाबला है बड़ा ही दिलचस्प, जैसे आपने बताया, हम मानते इस बात को। अब दोनों कजन हैं और दोनों ही पैंथर पार्टी में, दोनों ही जाबाज नेता हैं। करगिल युद्ध के समय जो मनकोटिया की उन्होंने जिद्दोजहद की, जो पोर्टर थे वो लाजवाब थी, हम विटनेस है, आप भी विटनेस है उसके। और जहां तक हर्षदेव सिंह की बात है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड। विपक्ष में होने के बावजूद भी उन्होंने, दीपक जी आपको पता है, कई कानून जो बनने थे वो ही वाज द ओनली पर्सन इन असेंबली में जिन्होंने कई कानूनों में बदलाव किया, और जो कानून उन्होंने लाए वो सरकार को पास करने पड़े। एंड ही वाज डिक्लेयर एज ए वन ऑफ द बेस्ट लेजिस्लेटर। बाद में वो मंत्री भी बने मुफ्ती साहब के समय में। थोड़ा गुस्सेबाज भी, फिर गुस्से जल्दी हो जाते हैं, मगर अब मनकोटिया जी का एक अपना इतिहास है। वो भाजपा में चले गए, ये आप पार्टी में गए, फिर इधर आ गए। अब ये दोनों, दीपक, बहुत दिलचस्प मुकाबला है, रिश्तेदारी है। और इस समय तभी मीडिया के सीधे प्रसारण में देख रहे मैसेज भी मुझे एक सांप आके आया कि इस पर भी जरूर ज्यादा चर्चा दीपक आनंद से करवाए। आपको क्या लगता है, क्या होगा रामनगर चनैनी में? देखिए, चनैनी की अगर बात देखी जाए तो बात सही है कि दोनों ही भाइयों के बीच कांटे की टक्कर है। और जैसे कि भाजपा का दामन थम, पहले आम आदमी में चले गए मनकोटिया, फिर डोगरा क्रांति, इन्होंने एक संस्था बनाई। और उसके बाद जब इन्होंने देखा कि मेरी तरफ हर तरफ जो लोगों का एक दबाव भी है, मगर कई लोगों का ये भी मानना था कि बलवंत सिंह मनकोटिया को किसी पार्टी का दामन नहीं थामना चाहिए था, क्योंकि इनकी भी छवि साफ थी। अगर ये आजाद उम्मीदवार के रूप में भी उधमपुर से चुनाव लड़ते तो ये कांटे की टक्कर दे सकते थे। मगर उन्होंने क्या सोचा, ये उनकी रणनीति थी, तो उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। मगर अगर अंदरूनी स्तर पर भूमिगत की ओर झांक कर देखा जाए तो हर्षदेव सिंह जी एक शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री हैं इस समय भी वो। मगर 5 सालों से पिछले उन्होंने चनैनी घोरली के अंदर दिन रात डेरा लगाया हुआ था। आज जो पहाड़ी क्षेत्रों के लोग हैं उनके मन में यही है कि हमारे घर को एक रोजी रोटी मिली है। एक यही ऐसा नेता था कि जिन्होंने हमारी सुनी है। यहां तक कि कई सड़कों का निर्माण उन्होंने अपने ही पैसों से करवा दिया, और गांव के लोगों में खुशी की लहर है कि हमारा नेता हो तो हर्षदेव जैसा हो। वहीं दूसरी तरफ अगर बलवंत सिंह मनकोटिया को देखा जाए तो पोर्टर भी जो ऊपर की साइड से आया था और 1999 में काफी जद्दोजहद की थी मनकोटिया ने। अब मनकोटिया को क्या है कि उसका अपना वोट बैंक तो है, मगर अपना वोट बैंक उसका उधमपुर में है, परंतु जो एक मोदी जी का वोट बैंक है, जो पार्टी वोट है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। आज अगर महिलाओं की ओर झांक कर देखा जाए तो महिलाओं को एक ही लगता है कि हमें सिलेंडर मिल गए, किसानों को पैसा मिल गया, विधवा पेंशन बढ़ जाएगी। ये एक मोदी फैक्टर जो है, जो कि बलवंत सिंह मनकोटिया का ग्राफ को ऊंचा कर सकता है। परंतु यहां भी कुछ, अभी मैंने आपको पहले भी स्थिति स्पष्ट की कि कल यानी कि 30 तारीख है, कल आपको शाम को 6 बजे के बाद मैं पूरी स्थिति बता दूंगा कि यहां भी क्या होने वाला है, कौन ऊपर है कौन नीचे है, ईस्ट में से कौन बैठेगा, कौन हरा होगा, कौन सा पत्ता झड़ेगा। यहाँ पत्ते झड़नों की भी बौछार हो सकती है, और पार्टी के कुछ जो आगे पीछे नेता हैं वो भी आगे पीछे झांक कर उनको भी लुभाया जा सकता है। ये स्थिति है। अब दीपक, ये लास्ट में रहेगी। रामनगर की सीट बड़ी महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक किला भी है और ऐतिहासिक विधानसभा की सीट भी है। हर्षदेव सिंह रहेंगे, यही बस नहीं, दीपक आनंद। रामनगर कहा जाता है, रामनगर और उधर बसोली और इधर भद्रवा, ये ऐसे जम्मू डिवीजन के क्षेत्र हैं जहां सबसे ज्यादा मोस्ट एजुकेटेड शख्सियत रहते हैं। यहाँ तक कि बिल क्लिंटन के साथ भी कुछ अधिकारी थे, वो इसी रामनगर के थे। और बहुत से यहाँ जो हमारे IAS KS ऑफिसर हैं वो इसी रामनगर के हैं। यही बस नहीं, रामनगर की कलाड़ी का तो जवाब नहीं है। अब ये रिजर्व हो गई, रिजर्व ना होती तो स्वाभाविक बात है फाइट वही है, हर्षदेव सिंह आते, दूसरे आते। अब
ये एक आपसे महत्वपूर्ण जल्दी से जानना चाहूंगा। इसके बाद कुछ और ऐतिहासिक बातें हैं, मैं चाहता हूं आज के कार्यक्रम में कर लूं, क्योंकि कल आप जब हम बैठेंगे डिफरेंट होगा। रामनगर की जो सिचुएशन है, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, रामनगर की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर जो डीडीसी मेंबर थे मूलराज, उनको आखिरी समय तक यही किया गया था कि जो टिकट है वो मूलराज को दी जाएगी। और जो डॉक्टर सुनील भारद्वाज हैं, ये एक नए रूप में आए हैं। इनका किसी मालूम भी नहीं था कि ये भाजपा के अंदर हैं। यहाँ तक कि कई पत्रकारों को भी नहीं क्या मालूम था कि क्या डॉक्टर सुनील भारद्वाज कौन है। मगर ये संघ के थे, संघ की चली और संघ द्वारा इन्हें टिकट दी गई। और जब 2-3 दिन पहले एक कार्यक्रम हुआ था, जनसभा हुई थी, वहां पर कुछ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसका की फायदा सीधा सीधा ही एक, जैसे कि उन्होंने पैंथर पार्टी की जो वहां पर डीडीसी हैं उनके ऊपर टिप्पणी की गई थी, वो अब उसको मैं अभद्र भाषा ही बोलूंगा, उसको मैं यहाँ आपको बोल नहीं सकता कि क्या भाषा का प्रयोग किया गया था। और उसके प्रति जो पैंथर्स पार्टी की महिला विंग की जो प्रधान थी और पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह की पत्नी मंजू सिंह, उन्होंने उधमपुर में भाजपा कार्यालय के बाहर यहाँ पर प्रदर्शन भी किया था। और जिस दिन योगी जी रामनगर आए थे, वहां भी उन्होंने प्रदर्शन किया था कि ऐसा नेताओं का जो टिकट है रद्द किया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो वहां भी एक पलड़ा जो है एक तरफ जो झुका हुआ दिखाई दिया है। और वहां पर आज की स्थिति जो देखी जाएगी, आज मूलराज के पक्ष में खड़गे जी वहां पर आ रहे हैं, परंतु वो मगर वोट बैंक टूटेगा जरूर। मगर जो अगर सही मुकाबला देखा जाए, क्योंकि पैंथर्स पार्टी का गढ़ माने जाने वाले हर्षदेव सिंह जी 18 साल वहां पर विधायक रहे हैं और वहां पर ठाकुर और एक दूसरी जाति का वोट काफी बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। तो एक ही जाति का वोट है वो ही ऊपर उठाता है और वो ही नीचे गिराता है। तो जहां तक हमें जानकारी के अनुसार जो ऊपर नीचे की पत्रिका चल रही है, उसमें अश्री देवी जो है, उसको लोगों का कहना है कि जो टिप्पणी की थी भाजपा द्वारा, उसका कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान की भरपाई करनी पड़ सकती है। दीपक जी, मैं लास्ट में एक चीज और जानना चाहूंगा समय के अभाव के कारण, और मुझे पता है ये जो है इसमें गागर में सागर भर देंगे। जितने नेता है, केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर बहुत नेता है, दीपक जी सबने बात की, जो खास करके भाजपा वालों ने, उन्होंने दूसरी पार्टी वालों को कोसा। मगर जो देवक नगरी है, चाहे वो चनैनी क्षेत्र है, रामनगर क्षेत्र है और स्वयं देवक नगरी है, बड़ा पवित्र स्थल है। यही बस नहीं दीपक आनंद, यहाँ पर नॉर्दर्न कमांड का मुख्यालय है। विश्व की सबसे बड़ी अगर युद्ध स्थल कुछ हेमनंद सियाचिन ग्लेशियर है, उसका हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड का है। जितनी सड़कें बनती, बीआरओ बनाता, उसका नॉर्दर्न कमांड में भी हेडक्वार्टर है। यानी कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है। मगर यहाँ पर जितने भी नेता आए, खास करके मैं भाजपा के जो एक से एक बड़े नेता आए, किसी ने स्थानीय मुद्दों को नहीं उभारा। और यहां तक कि जैसे चनैनी की बात है, किसी एक ने भी चनैनी की कलाड़ी के बारे में कुछ नहीं कहा। अलबत्ता प्रधानमंत्री ने उधमपुर में जरूर कहा था। जो लोकल मुद्दे राष्ट्रीय नेताओं ने नहीं उठाकर दूसरी पार्टियों को तरफ इशारा किया, क्या इसका उनको लाभ मिलेगा या नहीं? आखिर में ये आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपने बड़ा सही सवाल मेरे से किया कि केंद्र से मंत्री आए, उन्होंने किसी का जिक्र नहीं किया सड़कों का। जैसे लोग कहते हैं कि एक जाल बिछाया था। और आपकी बात पर आता हूं कि चनैनी घोरली के अंदर जो सड़क की काफी ही खस्ता हालत है, दुर्दशा बहुत ही बुरी है। और वहां पर 52 करोड़ रुपया नितिन गडकरी द्वारा सड़कों के लिए जारी किया गया था। और जब नितिन गडकरी जी अब पिछले दिनों घोरनी में आए थे, तो वहां पर जब उन्होंने सड़क की हालत देखी तो वो नाराज होकर वहां से गए। उन्होंने कहा कि मेरा जाल बिछा हुआ कहां गया। तो ये कहीं ना कहीं वोट बैंक को नुकसान पहुंचाएगा। दीपक, आपका दिल से धन्यवाद और मुझे संतुष्टि है। पहला आपने कार्यक्रम किया, जनता ने सराहा, इस बार और सराहेगी। और इसके बाद कल लास्ट में, और इसके बाद चुनाव जब हो जाएगा, उसके बाद आपका अनुभव बांटूंगा। आपने इतना समय तभी मीडिया को दिया। दीपक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपसे यही विश्वास देते हुए, जैसे मेरा उद्देश्य है वैसे है मेरे छोटे भाई संबंध दीपक आनंद का, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर, उसी प्रथा पर तक उनको धन्यवाद देते हुए और आपसे विदा लेते हुए नमस्कार। थैंक यू दीपक।